बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नज़ीर अहमद फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सिस्टम। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, तो ये भी रिफ्रैक्शन से ही टॉपिक निकला है। तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रिफ्लेक्शन का। तो इसमें मुख्तलिफ एंगल पे जब लाइट ऑफ रे एंटर होती है तो उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम एयर है हवा में और दूसरा मीडियम यहाँ पे हम ग्लास लेंगे शीशा। तो जब रोशनी हवा से ग्लास में हमने पहले पढ़ा था कि जब हवा से ग्लास में किसी एंगल पे एंटर होती है तो ये नॉर्मल की तरफ जाती है। आज हमने इसके उलट पढ़ना है कि आज हमने ग्लास से एयर में रोशनी को एंटर करना है। फॉर एग्जांपल ये रोशनी है तिरछी जा रही है, ग्लास में है पहले, तो ये नॉर्मल लाइन हम यहाँ लगा रहे हैं, डॉट लाइन है जो कि 90 के एंगल इस पॉइंट पे बनाएगी जहाँ पे ये लाइट की रे से ड्राइव कर रही है। ये जो एंगल है इसको हम आई कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। अब चूंकि शीशा एक भारी मीडियम है और भारी मीडियम से जैसे ही हल्के मीडियम में रोशनी जाएगी तो इसने नॉर्मल से अवे जाए इस तरफ पे, ये हमारे पास एंगल क्या बनेगा आर। आई की वैल्यू के मुकाबले में आर की वैल्यू यहाँ ज्यादा है। अब हम दूसरी डायग्राम में चलते हैं। दूसरी डायग्राम में ये एयर है, ये ग्लास। अब इसका एंगल हमें थोड़ा सा चेंज करना है। आई को अब हमने इंक्रीज करना है, आई को थोड़ा सा बढ़ाना है। ये बन गया नॉर्मल लाइन है। आई का एंगल फॉर एग्जांपल या 40 बन रहा है, अब हमने 40 से बढ़ाना है इसको। आई एंगल को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उस हिसाब से आई के हिसाब से आर एंगल भी चेंज होगा। तो ये आई एंगल को हमने इंक्रीज कर दिया तो आर भी चेंज होने के बाद ये इस तरफ को लाइट की रे मिलेगी। यहाँ पर जो आर बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, पहले के मुकाबले में यहाँ पे आर बढ़ेगा। जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी हवा में तो उस वक्त जो आई है उसको हम सी का नाम देते हैं, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। सी फॉर क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जब हम शीशे में से रोशनी को एंटर करते हैं हवा में तो आर जो है हवा में 90 डिग्री बनेगा, तब हम आई को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो ये क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जो कि शीशे में बनता है और ये इंसिडेंस एंगल होता है और उस वक्त होता है जब आर की वैल्यू 90 डिग्री है। अगर हम इसकी तीसरी डायग्राम बनाएं तो उसमें इसको हम और भी इंक्रीज करते हैं। ये हवा है और ये क्या है, ग्लास है। अब हमने ये नॉर्मल लाइन लगाई है, अब हमने आई को और इंक्रीज करना है। आई को इतना इंक्रीज करें कि ये सी से भी बढ़ जाए। आई इज ग्रेटर देन सी, क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पर आर भी 90 से बढ़ेगा और जब 90 से बढ़ेगा तो ये रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, क्योंकि ये रे इस मीडियम में वापस आ चुकी है, दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं हुई। तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हुई बल्कि रिफ्लेक्शन हो गई है। उसी मीडियम में रे का वापस आना, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजों का होना लाजमी है। एक तो ये है कि जो रे है वो हैवी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, और दूसरा इसका जो आई एंगल है, इंसिडेंस एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब पूरी होगी तो तब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगी। इसकी तीनों डायग्राम बनानी पड़ेगी और तीनों डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम क्लियर कर सकेंगे। इसी के मतलब आगे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12.4। एग्जांपल की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि स्टेटमेंट पढ़ के हम डेटा लिखते हैं और जब डेटा लिखा जाता है फिर हम उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में एग्जांपल नंबर 12.4 है। स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम सी लिखते हैं, ये हमने फाइंड करना है। और फॉर द वाटर, पानी के लिए, और आर की वैल्यू इसमें 90 है। 90 डिग्री इसलिए है कि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक कि जब भी आर 90 बढ़ेगा तब हम आई को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि एन की वैल्यू है वो है 1.33। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने एन का फार्मूला पहले पढ़ा था, n sin i over sin r। ये उस वक्त पढ़ा था जब रोशनी की रे हवा से ग्लास में दाखिल हो गई थी। अब क्योंकि इस टॉपिक में उलट है, क्रिटिकल एंगल उसी वक्त पॉसिबल होता है जब शीशे से हवा में रोशनी दाखिल होती है या पानी से हवा में रोशनी दाखिल होती है। अब ये फार्मूला भी हमारा उलट हो जाएगा, आई नीचे चला जाएगा और आर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, हवा से पानी में नहीं है बल्कि पानी से हवा में है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, n की जो वैल्यू है 1.33 है, sin r sin 90 हो गया, और जो इंसिडेंस एंगल है उसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। i की जगह पे हमने c पुट करना है।
क्रिटिकल एंगल उस वक्त आई को कहते हैं जब आर आपको 90 होता है। अब इसकी वैल्यू में साइन सी फाइंड करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, साइन सी यहाँ आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे साइन दबाएं पहले, उसके बाद 90 दबाएं, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, 1.33 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करते हैं 1.33 से, तो ये हमारे पास 0.752 है। सी फाइंड करने के लिए साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, ये साइन इनवर्स बन जाएगा 0.752। तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर साइन दबाएंगे, उसके बाद ये 0.752 दबाएंगे, तो ये हमारे पास 48.7 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया, जो कि क्रिटिकल एंगल है। इस तरह ये एग्जांपल नंबर 12.4 है। आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से मुराद अपनी जिंदगी में इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ प्रिज्म के अंदर होता है, उनके खास नाम है, मुख्तलिफ और चीज़ों के अंदर होता है। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन का मतलब इस्तेमाल है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो सबसे जो पहली एप्लीकेशन दी है उन्होंने वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये एक खास किस्म का प्रिज्म है जो आम प्रिज्म से हटके। आम प्रिज्म जो होता है इसमें इस तरह की इसकी एक साइड होती है, आम प्रिज्म है, इसमें तमाम एंगल 60 के होते हैं, ये भी 60, ये जो इसकी ट्रायंगल सरफेस है इसके सारे एंगल एक जैसे हैं। तो लिहाजा ये आम प्रिज्म नहीं है, ये स्पेशल प्रिज्म है जिसका नाम क्या है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें ये एंगल चेंज है, ये आम प्रिज्म में तो सारे एंगल 60 के होते हैं, ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है इसमें एंगल चेंज, इसमें दो एंगल 45 के हैं और एक एंगल 90 का। इसकी इस तरह की शेप बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 का हो गया और ये दो एंगल कौन से हो गए 45। तो ये दो मुख्तलिफ एंगल है पिछले के साथ, 45 डिग्री 45 डिग्री और एक एंगल कौन सा है 90 डिग्री। ये है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें जब हम रे को एंटर करते हैं तो वो एक खास तरीके से बिहेव करता है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इजहार करता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इसके सामने हम रखते हैं, ये एक बॉडी है, ये फर्क है ए है बी है, इससे जब रेज जाएगी ये सीधी रेज जाए यहाँ टकराए, यहाँ पर 90 का एंगल बढ़ता है। जब 90 का एंगल बढ़ेगा तो रे ने अपना रास्ता तब्दील नहीं करना, सीधी गुजर जाना, ये इधर चलेगी। आगे जाके ये तिरछी लाइन से जब टकराएगी ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल 45 का बढ़ता है। 45 का एंगल जो होता है ये ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है जिसको हम सी कहते हैं वो 42 डिग्री ग्लास के लिए, शीशे के लिए। अब यहाँ पे एंगल 45 बढ़ रहा है, 45 जो है ये 42 से बड़ा एंगल है, और जब भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा इंसिडेंट तो रोशनी की रेज होती है वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, लिहाजा ये हवा में नहीं जाएगी बल्कि इस तरफ को मुड़ जाएगी और ये शीशे में जाएगा। यहाँ पर एंगल फिर 90 का बढ़ गया, 90 की वजह से इसने फिर सीधे चले जाना है और सीधे जाके यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। और हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये ए बी की बी डैश और ए डैश, ये जो इमेज है ये 90 डिग्री पे इसने इसको मोड़ दिया। ये फर्क ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर से रेज गई, यहाँ से मुड़ के इधर को चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट की है, कि ये देखें इस तरफ को गई इस तरफ को मुड़ गई, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे इसने इसको रिफ्लेक्ट किया है। और ये प्रिज्म आमतौर पर पेरिस्कोप में इस्तेमाल होते हैं। पेरिस्कोप जो है ये एक डिवाइस का नाम है जो आमतौर पे इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम सामने के बजाय, सामने अगर हमारे कोई दीवार वगैरह भी है तो उसके ऊपर से हम देख सकें। इस तरह टैंक होते हैं फौजियों के पास, टैंक के अंदर ये पेरिस्कोप लगी होती है। अब टैंक में जो आदमी बैठा हो वो सामने टैंक बिल्कुल बंद होता है ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। अब उसे बाहर देखना होता है तो वो पेरिस्कोप की मदद से देखता है। अब पेरिस्कोप में ये प्रिज्म लगा होगा, ये प्रिज्म क्या करेगा कि ऊपर से रोशनी की रेज को लाएगा और यहाँ से मोड़कर उसकी आंखों की तरफ लेकर जाएगा। पेरिस्कोप की जो शक्ल है वो इस किस्म की है। ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, यहाँ पे प्रिज्म लगा हुआ है इस कोने में, ये इधर को मुड़ गई, यहाँ पे उन्होंने एक प्रिज्म लगाया, ये प्रिज्म टोटल इंटरनल, यहाँ से रेज इधर से आई, इधर से आने के बाद इससे टकराने के बाद इधर पहुंच गई और यहाँ पर फिर एक प्रिज्म लगा।
फॉर एग्जाम्पल ये टैंक में पेरिस्कोप लगी है, यहाँ पर जो है ये एक सोल्जर फौजी जो टैंक के अंदर बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठा हुआ है, सामने ये बिल्कुल बंद है और ऊपर से ये पेरिस्कोप लगी हुई है। यहाँ से रेज आएंगी, टकराने के बाद नीचे को जाएंगी, फिर यहाँ टकराने के बाद इस सोल्जर की आंखों में जाएंगी और वो बाहर का मंजर बिल्कुल सामने से देख सकते हैं और अपने आप को वो महसूस भी कर सकते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इजहार करते हुए ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिव जो प्रिज्म है ये पेरिस्कोप में इस्तेमाल हुआ है। इसकी एक और शेप भी हो सकती है, वो इस तरह से है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी शक्ल बदलें तो ये 180 डिग्री पे भी चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकता है। 180 पे कैसे कर सकता है? अगर इसी प्रिज्म को हम ऐसे बिहेव करें कि यहाँ पर ये इस तरह, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का, ये 45 का यहाँ है, ये भी 45 का। ये प्रिज्म को आपने थोड़ा सा शेप बदली, पहले हमने इसको इस तरह बनाया था, अब उसको थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया, 90 का एंगल इधर कर दिया, 45 के इधर कर दिया। अब अगर रे इसमें जाएगी ये 90, अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी इसके सामने रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये इसने यहाँ से जाना है तेज है, ये 90 का एंगल बढ़ रहा है, सीधी चली गई, सीधी जाने के बाद यहाँ 45 का एंगल बढ़ रहा है जो कि 42 से ज्यादा है। अब इन्होंने इस मीडियम में नहीं जाना हवा में, बल्कि इसी में वापस आ जाना, यहाँ पे फिर 45 का एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर इन्होंने इधर को मुड़ जाना, एक दफा यहाँ टर्न किया, एक दफा यहाँ टर्न किया, 90 डिग्री पे इधर को टर्न किया, 90 डिग्री पे इधर को टर्न किया, टोटल एंगल हो गया 180। तो इसमें यहाँ सीधी रेज फिर वापस आ जाएगी, ये इमेज इस तरह बनेगी, बी डैश और कि ये ऑब्जेक्ट थी, ये इमेज बन गई। एक दफा इधर से इधर मुड़े, दूसरी दफा इधर से इधर मुड़े, एक दफा 90 का एंगल बढ़ा, दूसरी दफा फिर 90 का एंगल बढ़ा, टोटल एंगल कितना हुआ 180 डिग्री पे भी चीजों को ये रिफ्लेक्ट करती है। इस तरह ये जो है बाइनोक्यूलर में इस्तेमाल होती है। बाइनोक्यूलर दूरबीन को कहते हैं। ये दूरबीन में ये वाले प्रिज्म लगते हैं इस शक्ल में, इस तरह ये दो दफा इसको रेज को रिफ्लेक्ट करेगी और दो दफा रिफ्लेक्ट करने के बाद ये हमारी आंखों में आएगी और चीजें हमें 180 डिग्री पे मुड़ी हुई दिखाई देगी। और ये पहली एप्लीकेशन थी जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में एक शीशे की बारीक नाली है जो कि ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन वाले इस्तेमाल करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में ये इसलिए होती है कि हमने आवाज को रोशनी की वेव में तब्दील करते हैं और उसकी मदद से ये ऑप्टिकल फाइबर, शीशे की बारीक नाली है, शीशे की भी होती है और बाद बाद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की भी होती है। बारीक नाली है जिस तरह के ये मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, ये फल के शीशे की बारीक नाली लंबी है। अब इसमें दो किस्म की तय हैं, एक ऊपर वाली तय शीशे की और एक इसके अंदर तय है। दो किस्म की मुख्तलिफ तय, एक को हमने कोर कहते हैं और एक को हम क्लैडिंग कहते हैं। कि टोटल इंटरनल यूनिट द फाइबर ऑप्टिक्स विच हैव नंबर ऑफ एडवांटेज टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। ये जो अंदर की तय है ना, अंदर ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और जो बाहर की सरफेस है उसको क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। दो किस्म का इसमें शीशा इस्तेमाल है, कोर वाला और ग्लास है और क्लैडिंग वाला और ग्लास है। क्लैडिंग में जो एन की वैल्यू है वो है 1.39 और जो कोर में जो एन की वैल्यू है वो है 1.53। आमतौर पे इसका एन वैल्यू ज्यादा है और इसकी एन की वैल्यू कम है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये बारीक शीशे की नाली है और ये टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। हमारी जो आवाज है ये इन ऑप्टिकल फाइबर की तारों की मदद से एक जगह दूसरी जगह रोशनी की स्पीड की मदद से बहुत दूर तक पहुंचाई जाती है और बहुत क्लियर पहुंचाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जब रोशनी की रे एंटर करते हैं ना, ये जैसे ही ये रोशनी की रे एंटर करेंगे तो इसका जो एंगल बनेगा ना वो हमारे पास यहाँ डॉट लाइन लगाएं तो ये 45 के एंगल पे इसको हमने दाखिल करना है। 45 का एंगल इसलिए है कि एन की जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है उसके लिए है हमारे पास ये 42 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है। अगर हम इस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे रोशनी के लिए दाखिल करेंगे ना तो ये इस मीडियम में नहीं जाएगी हवा में, बल्कि ये इधर ही मुड़ जाएगी। जब इधर आएगी फिर इसके अंदर यहाँ में फिर 45 बनेगा, ये फिर हवा में नहीं जाएगी बल्कि ये इधर को मुड़ जाएगी। बार बार ये सरफेस से टकराने के बाद आगे ट्रैवल करेगी, ये इस शीशे से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए ये आवाज को इसमें तब्दील किया जाता है और इस ऑप्टिकल
फाइबर में इसको ट्रैवल करवाया जाता है और ये रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और बहुत दूर तक ये बातें ऑप्टिकल फाइबर की मदद से पहुंच सकती हैं और मुख्तलिफ जगह पे ये टकराने के बाद इसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी। जितनी शिद्दत से ये यहाँ दाखिल हुई है उतनी शिद्दत से ही ये दूसरी साइड पे निकलेंगी, ज़ाया नहीं होगी रोशनी, इसलिए कि रोशनी हवा में जाती नहीं है, इसी में टकरा कर इसी में वापस मुड़ जाती है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है कि टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे लिए बहुत कारआमद है। ये दो एप्लीकेशन हमने आज पढ़ी है, इंशाल्लाह बाकी एप्लीकेशन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।